लव जिहाद के नाम पर जो हमारे समाज के साथ में दुराचार, अत्याचार, अनाचार किए जाते थे, उस पर अंकुश लगाने का काम, उनको जानकारी देने का काम। आप आज देखते हैं द केरला आ रही है, एक मैसेज देने का काम किया। कश्मीर आई थी, एक मैसेज देने का काम किया। हमने अपने सुझाव के माध्यम से राज्य की सरकारों के साथ साथ केंद्र की सरकार को सुझाव देते हैं कि इस समाज के साथ न्याय होना चाहिए। आज न्याय हुआ। अर्जुन राम मेघवाल जैसे व्यक्ति को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बाद में किसी दलित समाज के व्यक्ति को कानून मंत्री बनाकर ये न्याय देने का काम किया। इसलिए हम जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसको हम धन्यवाद भी करते हैं। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, जाति जाति में जात है जो केलन के पास, रविदास न मानस जुड़ सके लो ना जात में जात। ये जो हमारा हिंदू धर्म है, एक बार मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से केले के अंदर केला, केले के अंदर केला, केले के अंदर केला अर्थात छिलका है, उसी प्रकार से सनातन के अंदर बनी हुई जातियां हैं, विभिन्न जातियों होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। आप देख रहे हैं राजनीति.com। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो एक राजनीति के साथ साथ एक धर्मगुरु भी हैं, श्री रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी। इनको किसी की परिचय की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक हस्ती हैं, लोग पहचानते हैं इन्हें, धर्मगुरु के तरह से जानते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद सर। श्री रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी आपका नाम है, नाम के साथ साथ रविदास आचार्य जी लगाना किस तरीके से आपने इसको शुरुआत की, किस तरीके से आपने इसको बैलेंस कर रखा अपने नाम के साथ साथ, और क्या मतलब बनता है? देखिए, अगर हम चर्चा करें जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, सदियों से इस समाज को दोहन किया गया, दबा कुचला समाज, छुआछूत, भेदभाव, समाज में शिक्षा का अभाव, राजनीतिकरण का अभाव, सामाजिक उत्पीड़न, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, यहां तक के मृत पशुओं के मांस खाने का काम मेरा समाज एक पुरातन काल में करता था। उनको शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिलाने का जो बीड़ा उठाया वो लगभग आज से 650 साल पहले श्री गुरु रविदास महाराज जी के द्वारा उठाया गया। उनके द्वारा जो कथन, जो वाक्य, जो उपदेश, जो पद, जो छैया आज श्री गुरु ग्रंथ के अंदर या उनके इतिहास, उनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उसमें जो ज्ञान की बातें मिलती हैं, आज भी उनकी वाणियों को खोजा जाता है, तलाशा जाता है, तराशा जाता है, शोध किए जा रहे हैं, डिलीट की जा रही, पीएचडी की जा रही है। तो उस वर्ग में जिस प्रकार से हिंदू समाज के अंदर शंकराचार्य की उपाधि, जो शंकराचार्य जी हमारे सनातन के अग्रदूत बनकर आए, उन्होंने सनातन को मजबूती करने की दृष्टि से दिया, ये दबे कुचले समाज को ऊपर उभारने की दृष्टि से, सामाजिक समरसता कायम करने की दृष्टि से, समतामूलक समाज का निर्माण करने की दृष्टि से हमारे समाज के उन प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा, चाहे वो अशोक सिंघल जी रहे हों, चाहे वो प्रवीण तोगड़िया जी रहे हों, और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बालाकृष्णन जी के द्वारा रविदासाचार्य की उपाधि से अलंकृत किया गया। और लगभग 10-12 सालों से हम इस विषय के ऊपर पूरे देश के अंदर श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दलित समाज क्रिश्चियन ना बने, बौद्धिस्ट ना बने, इस्लामीकरण की तरफ ना जाए, उसको रोकने का काम रविदासाचार्य धर्मगुरु के नाते मैं कर रहा हूं। आपने अपना रविदास आचार्य जी के रूप में जो अनुभव है वो तो बताया, ये कार्य किस तरीके से करते हैं आपकी, लोग डाइवर्ट ना हो, जिस तरीके से आपने बताया इस्लामिक की तरफ ना जाएं या बुद्धिज्म की तरफ ना जाएं या क्रिश्चियन की तरफ ना जाएं, किस तरीके से कार्य? देखें, आप अगर अध्ययन करके देखें देश के अंदर आज धर्म परिवर्तन
लव जिहाद, लव जिहाद के साथ में उत्तराखंड की चर्चा करेंगे तो लैंड जिहाद, जहां जहां इस्लाम के नाम पर, मंदिरों के नाम पर या अन्य गुरुद्वारों के नाम पर अवैध कब्जे करके जो मंदिर बनाए गए थे, मस्जिद बनाई गई थी, मजारें बनाई गई थी, लैंड जिहाद के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने ऐसे स्थानों को ध्वस्त कराने का काम किया। लव जिहाद के नाम पर जो हमारे समाज के साथ में दुराचार, अत्याचार, अनाचार किए जाते थे, उस पर अंकुश लगाने का काम, उनको जानकारी देने का काम। आप आज देखते हैं द केरला आ रही है, एक मैसेज देने का काम किया। कश्मीर आई थी, एक मैसेज देने का काम किया। तो अलग अलग मंच, अलग अलग द्वारा ये संदेश हमेशा देते रहे रविदासाचार्य की हैसियत से। हम चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जम्मू हो, चाहे हरियाणा हो, अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से, रविदास चौपालों के माध्यम से हम विभिन्न रूप में अपने उपदेशों को जनता तक पहुंचाते हैं। और ये संख्या हमारी करोड़ों में है। हमारा समाज देश और दुनिया का सबसे बड़ा समाज है, सामाजिक न्याय से दूर है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा लगभग 25 करोड़ की संख्या मेरे रविदास समाज की है। दुनिया में इससे बड़ी संख्या किसी की नहीं है, आप अध्ययन करके देखें। लेकिन जो राजनीतिक विषमता रही है उसको कहीं पाटने का काम किया तो वो 7-8 सालों के अंदर कुछ हुआ, उससे पहले इस समाज को दबाया गया था। हमने अपने सुझाव के माध्यम से राज्य की सरकारों के साथ साथ केंद्र की सरकार को सुझाव देते हैं कि इस समाज के साथ न्याय होना चाहिए। आज न्याय हुआ। अर्जुनराम मेघवाल जैसे व्यक्ति को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बाद में किसी दलित समाज के व्यक्ति को कानून मंत्री बनाकर ये न्याय देने का काम किया। इसलिए हम जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसको हम धन्यवाद भी करते हैं। अर्जुनराम मेघवाल जी को बनाया तो माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन कर रहे हैं, अर्जुनराम मेघवाल जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो यही काम श्री गुरुदेव विश्वमहापीठ और रविदास अखाड़े का है। मेरा अगला सवाल उत्तराखंड की सरकार से था। उत्तराखंड के अंदर आप मंत्री भी रह चुके हैं। आदिवासी जाति और पहाड़ी समुदाय जो हैं इनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट कि इनको किस तरीके से आगे और इम्प्रूवमेंट मिले, चाहे चिकित्सा के लिए हो, चाहे वो स्कूलों के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, क्या स्कीम नई ऐसी आ रही है? देखिए, मैं समझता हूं उत्तराखंड विभिन्न परिस्थिति विभिन्न प्रकार की हैं। किस समय आपदा आ जाए, किस समय भूकंप आ जाए, किस समय तराई तराई हो जाए, उसकी दृष्टि को रखते हुए भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जो नए नए आयाम बनाकर पलायन को रोकने का काम किया है, स्थानीय स्तरों पर बाजार को सही मूल्य मिले उनकी स्थापना में अपना समय लगाया, शिक्षा का उच्चीकरण करने की दृष्टि से उसको महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया। आज मिलिट हम जिसको बात कर रहे हैं, जिसकी प्रधानमंत्री बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात करते हैं, मोटे अनाज की पैदावार ज्यादा हो, उनको खेती में जो अनाज पैदा करते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक होता है, उसका उत्पाद ज्यादा बढ़ेगा तो देश के अंदर जो मांग बढ़ रही है उससे हम पूरी करेंगे। तो वहां के कृषकों की आय को दुगना और तिगुना करने का काम हमारी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए शिक्षा की, चिकित्सा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, चिकित्सालयों में आधुनिक चिकित्सा, कई कई मेडिकल कॉलेज, एम्स का निर्माण ऋषिकेश में, हरिद्वार के अंदर बड़ा चिकित्सालय, रुद्रपुर के अंदर बड़ा चिकित्सालय, इस तरह के सभी क्षेत्रों में चिकित्सालयों का निर्माण, शिक्षा की दृष्टि से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, बहुत ही कम बजट के अंदर वो एमबीबीएस करें, एमएस करें। तो ये सब सुविधाएं हमारी सरकार के द्वारा दी गई हैं, उसका लाभ भी जनता को मिलता है तो माननीय धामी जी का नाम होता है। आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में भी और
धर्मगुरु भी रहे हैं। आपको लगता है कि ये जातियों में भेदभाव इस चीज़ को लेकर जो काफ़ी बढ़ावा मिलता है, उसको काफ़ी कंट्रोल किया जाएगा? हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। जाति जाति में जात है, जो केलन के पात। रविदास न मानस जुड़ सके, लो ना जात में जात। ये जो हमारा हिंदू धर्म है, एक बार मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से केले के अंदर केला, केले के अंदर केला, केले के अंदर केला अर्थात छिलका है, उसी प्रकार से सनातन के अंदर बनी हुई ये जातियां हैं, विभिन्न जातियों में बदली है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वाल्मीकि है, खटीक है, धीवर है, नाई है, तेली है, धोबी है, कहार है, महार है, चमार है। तो ये विभिन्न प्रकार की जातियों में बटाव, लेकिन एक है, हम सब सनातनी हैं। सनातन को किस प्रकार से मजबूत कर पाएंगे, वो मजबूती करना हमारा उद्देश्य है। विषमताओं को दूर करना हमारा उद्देश्य है। समता मूलक समाज की स्थापना हो, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जिस समय श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने श्री गुरु रविदास जी के चरित्र को समझा, जाना, पढ़ा, तभी तो प्रम्बल में दिया, इस स्लोगन को दिया, हर व्यक्ति को भरपूर भोजन मिले, अन्न मिले, मकान मिले। तो ये सब स्थापना करते हुए जो जाति जात में बटा हुआ है, उसको हम कैसे बांट। आज आप देखते हैं मेरी रविदास पीठ के अंदर आज भी मेरे ख्याल से 7-8 राज्यों के लोग आए। बिहार का आता, पंजाब का आता, बंगाल का आता, कर्नाटक का, उड़ीसा का, तमिलनाडु की हमारी महालक्ष्मी बहन आई थी, कर्नाटक से हमारे डॉक्टर जीवराज जी आए, राम जी आए। तो अलग अलग प्रांतों से जब आते हैं और वो मंत्र जो करते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंगे जैसा, वो हिंदी में जब उच्चारण करते हैं तो देश की एकता को प्रदर्शित करता। वो कन्नड़ जानता लेकिन मेरे मंत्र को जपता, वो तमिल जानता लेकिन मेरे मंत्र को जपता, वो बंगाली जानता मेरे मंत्र को जपता। हिंदी भाषी क्षेत्र को छोड़ दें तो हम एकता के सूत्र में बांधने का काम करते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। देश और दुनिया के पहले श्री रविदास कथावाचक आपको कहा जाता है, पहले ही बने आप। क्या इस उपाधि को आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये श्री गुरु की कृपा है, और ये गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है वो अपने आप को भाग्यशाली समझे। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि गुरु की कृपा ऐसी बनी कि देश के उन महापुरुषों ने मेरे रविदास आचार्य की उपाधि से अलंकृत किया, और वो आशीर्वाद मुझे मिला है तो मैं दुनिया में उसका देना चाहता और उन लोगों का आशीर्वाद लेना चाहता। उनकी सेवा, उनके बीच में, उनके दिलों में रहकर हम नया संदेश देते हैं। मैं जानता हूं जब मैं विभिन्न राज्यों में जाता हूं तो उनकी भावना किस प्रकार की होती है, वो धर्मगुरु के साथ साथ रविदास आचार्य को किस प्रकार से देखते हैं, वो कितना आदर और सत्कार करते हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये गुरु की कृपा है, और गुरु की कृपा जब होती है तो उसमें दुनिया का कोई रोल नहीं होता, वो केवल गुरु के प्रसन्न होने पर ही मिलती है। अब गुरु ने मुझे इसलिए चुना होगा तो मैं अपने गुरु का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड की धरती से आप बिलोंग करते हैं, 2 बार मंत्री रहे आप, विधायक रह चुके हैं। आपको क्या लगता है उत्तराखंड के क्या बेसिक मुद्दे हैं जहाँ पर सरकार को अभी और काम करना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अब हरिद्वार है, ऋषिकेश है, एक हरि की धरती की तरह पूजा जाता है, हरि का ही स्थान माना जाता है। आपको नहीं लगता कि कुछ पर्यटक स्थलों की हिसाब से उसे डाइवर्ट करते चले जा रहे हैं, जहाँ पर युवाओं का आना अच्छी तरीके से होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये युवाओं डाइवर्ट हो रहे हैं, उसको हरि की तरह ना पूछ कर उसे एक तरीके से पिकनिक स्पॉट बनाते चले जा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो देवतुल्य क्षेत्र है। देवताओं की भूमि कहा गया, महादेव की भूमि कहा गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हम इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन अपने उस ढोली समाज की चिंता नहीं करते, उसका वर्णन नहीं करते। हमारे पहाड़ के ऊपर जब तक ओजी नक्कारे बजाकर ईश्वर को जागृत ना कर दे तब तक वहां का ब्राह्मण भी पूजा नहीं कर सकता। तो हम पहले उसकी पूजा करते हैं, जो मेरे समाज का व्यक्ति है, जो निचले तौर पर बैठा है, वो पहले जागर करता है,
और उस जागर करने के पश्चात वहां का देवता जागता है। देवता जागने के बाद में वहां का ब्राह्मण, वहां का पुजारी पूजा करने का काम करता है। तो ऐसी देवतुल्य भूमि के ऊपर जहां भगवान शिव का भी वास है, जहां बद्रीनाथ भी हो, केदारनाथ भी हो, यमुनोत्री भी हो, गंगा भी हो, और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला पर्यटन की दृष्टि से भी है और धर्म की दृष्टि से भी है। तो दोनों भाव हैं। जब व्यक्ति को दर्शन करने जाना होता है तो वो बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं। लेकिन जब पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं तो हमारे यहाँ ओली जाते हैं, पौड़ी जाते हैं, यमकेश्वर जाते हैं, गंगोली हाट जाते हैं, पिथौरागढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां धार्मिक स्थल को नहीं, वहां तो केवल पर्यटक बनकर कुसानी जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, उन स्थलों के दर्शन करने के लिए जाते मतलब मैनेज करते चल रहे हैं दोनों ऐसे। हैं। निश्चित रूप से हमारा पर्यटन स्थल भी है, धरती का स्वर्ग है। अगर हम स्विट्जरलैंड से कल्पना करें तो स्विट्जरलैंड से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। क्या लगता है कि बहुत इजी हो जाता है कि किसी स्कीम को लागू कर लेना, और जिस तरीके से पहले अगर केंद्र, आपको लगता है कि केंद्र में गवर्नमेंट अगर चेंज होती या राज्य में होती और इन दोनों को सेम अगर पैरेलल लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें? हमने सारी जिंदगी संघर्ष करने की आदत डाली है। 1977 से मैं जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में 1980 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कर रहा हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्रियों, माननीय प्रदेश अध्यक्षों और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम केंद्र में हैं, राज्य में नहीं है, राज्य में है तो केंद्र में नहीं है। ये हमारी सेवा का भाव है कि जनता ने हमें दोनों राज्यों में, देश के अंदर भी और राज्य के अंदर भी सरकार बनाने का अवसर दिया। आज डबल इंजन की सरकार है, काम आसान हो जाते हैं। हमारी योजना को हमारी सरकार ठीक से समझती है। अगर केंद्र के अंदर दूसरी सरकार होगी और राज्य के अंदर हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से वो हमारी योजनाओं को रोकने का काम करेगा, हमारे विचारों से ओतप्रोत नहीं होगा। जब राज्य में भी हमारी सरकार होगी और केंद्र में भी हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से हमारी योजनाएं धरातल पर जल्दी उतरेंगी। तो ऐसा मैं मानता हूं कि दोनों सरकारों का होना जरूरी है। और हमने तो तीसरी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर दी, हरिद्वार के अंदर दी, अनेक जिलों के अंदर तीसरी सरकार भी है। जिले की सरकार जिसको बोलते हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो इन सब सरकारों का होना जरूरी है, इसलिए हमारा सेवा ही प्रमुख है। अगले साल जैसे लोकसभा चुनाव है, तीसरे दल के बारे में क्या सोचते हैं आप? किस तरीके से उसे लेके आपके माइंड में क्या कोई स्ट्रैटेजी है, या कुछ ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके से काम करेंगे तो इजी होएगा हमारे लिए? क्या कहते हैं आप इसके बारे अभी तक तो मुझे कोई तीसरा दल दिखाई नहीं देता। एक दल था उत्तराखंड क्रांति दल, तो विलुप्त हो गया उनकी आपसी फूट के कारण, और उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। तो मैं नहीं समझता कि उत्तराखंड के अंदर कोई और दल है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ऐसी विचारधारा और ऐसा ही भाव है कि आने वाले समय में जो सरकारें होंगी वो बीजेपी की होंगी, और बहुत अच्छे मतों से हम जीत के आए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 के अंदर जो हमारी 5 लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। व्यक्ति कोई हो, प्रत्याशी कोई हो, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद जो चुन के जाएंगे वो बीजेपी के। मेरा अगला सवाल इसी के लिए था कि जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के अंदर ये ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे हाफ सीट भी नहीं आ पाई। कभी कभी आपको लगता है आने वाले चुनावों में ऐसा कुछ हो सकता है, इसका प्रभाव होगा? कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसको हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्थानीय स्तर पर कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो उसको समझने में जनता में थोड़ी सी भूल हो जाती है। तो ये छोटी सी भूल हो गई है जनता की। अब 2024 में आप देखना पूरे कर्नाटक के अंदर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। इसका कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा आने वाले मैं चुनावों नहीं में? समझता देश के अंदर कोई इस राजनीति में फर्क पड़ने वाला। एक ही नेता है जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी, और वही हमारा प्रधानमंत्री अगले आने वाले समय में 2024 में होंगे, और हम उनके लिए सब मिलजुल के काम करेंगे। हमने कहा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने 5 तीर्थ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर बना दिए।
ये मोदी जी की सरकार है कि एक नहीं अनेकों बार जाकर गुरु रविदास जी के जन्म स्थली पर जाकर वहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया और वहां को उनको मान सम्मान देने का काम किया, वो आशीर्वाद प्राप्त करने का काम। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लोकसभा में घुसने से पहले उन्होंने कहा यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो दलित, पिछड़े, अगड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के व्यक्ति को जो सबका सम्मान करता हो, उस व्यक्तित्व का नाम है जिसको आज देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर माना जाता, उस व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र मोदी है। हम उनके लिए काम करेंगे, उनकी सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये जो फ्राइडे को 2000 नोट जो बंद हुआ है, इसकी एक न्यूज़ फ्लैश हुई, दोबारा से नोटबंदी लोग फिर दोबारा से कहने लग गए हैं, जबकि हालांकि ये 18-19 के अंदर इसकी प्रिंटिंग रोक दी गई थी। ये केवल न्यूज नहीं फ्लैश हुई है, आरबीआई की गाइडलाइन है। तो आपको लगता है इसका कुछ इफेक्ट आएगा? काले धन वालों पर हमेशा नरेंद्र मोदी कहते थे तो मैं रोक लगाऊंगा, कालाबाजारी नहीं चलेगी, काला धन नहीं पनपने दिया जाएगा। फर्क उन लोगों पे पड़ेगा, उन्होंने पर्याप्त समय दिया। अगर किसी गरीब के पास या किसी मजदूर के पास या किसी मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के पास कोई है तो जाके बैंक में चेंज कर दे, लेकिन जिस पर अथाह धन होगा तो उनका धन नष्ट हो जाएगा। देश के विकास में जो अवरोध पैदा करने वाले लोग हैं उनको एक नया सबक मिलेगा। मैं आपसे आपके धर्म के बारे में अगला सवाल करना चाहूँगा। आप कथावाचक तो हैं ही हैं और साथ में पॉलिटिशियन। आपको लगता है कि एक पॉलिटिशियन का धर्म गुरु के पास जाना बहुत इजी हो जाता है, और आप तो धर्म गुरु के साथ साथ पॉलिटिशियन भी रहे, तो मतलब आपको लगता है कि ये कुछ इफेक्ट करता है ये समाज को लेकर या राजनीति को लेकर? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि हुई है, धर्म की हानि को रोकने के लिए महान लोगों ने एक नया नेतृत्व दिया है, नई प्रथा को कायम करने का काम किया। श्री गुरु रविदास जी ने संपूर्ण जीवन चर्म शोधन का काम करते करते ईश्वर की प्राप्ति करने का काम किया था। तभी तो उन्होंने कहा जात पात पूछे ना कोई, हरि का वजह तो हरि करो। उनके भाव को समझने की आवश्यकता है, उनके एक एक शब्द को जानने की आवश्यकता है। मैंने महसूस किया कि आज मुझे आवश्यकता है, मेरे समाज को आवश्यकता है, धर्म के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। जो विभिन्न धर्मों में जाने वाले लोग हैं उनको रोकने की आवश्यकता। मैं अपने समाज से भी अपील करता हूं, उनको बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार ने तो प्रतिबंध लगा दिया, आजीवन की सजा का प्रावधान कर दिया, तो हम उनका समर्थन करते हैं। हम सनातनी हैं और मैं समझता हूं दलित समाज का रहने वाला रविदासी समाज वो देश में रहने वाले प्रत्येक हिंदू मानस के त्योहार को मनाता है, उन परंपराओं को कायम करता है। आज भी जब शादी ब्याह के अंदर लड़का बहू को ब्याहने के लिए जाता है तो उसकी मां जाकर कुएं के ऊपर बैठ जाती थी, तो लड़का मां को मनाने जाता था कि मां चल, बहू के आने के बाद तेरा ऐसा ही मान सम्मान होगा। ये प्रथा अगर कहीं कायम है तो आज भी रविदास समाज में है, चमार समाज में, दलित समाज में है। अन्य भुला गए, लेकिन वो आज भी अपनी मां को मनाने का काम करता। हम सनातनी हैं और मूल निवासी हैं। हमने भारत के अंदर इस परंपरा को हमेशा कायम रखा और ये कायम रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, संगठित रहेगा और राष्ट्र के प्रति प्रेम जागता रहेगा। आप कथावाचक हैं और पूरे विश्व में आपकी कथाएं प्रचलित भी हैं, आप करते भी हैं, देश भर में कथाएं करते हैं। कुछ अपने बारे में ऐसे बताइए ताकि लोगों को आपसे प्रेरणा मिले, युवाओं को प्रेरणा मिले। देखिए, युवा, मैं जब किसी कथा में जाता हूं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं और वो ज्ञान का एक नया संदेश लेके जाते हैं। मैंने एक नहीं अनेकों बार कहा कि हमारी कथाओं का आयोजन अधिकांश शिव मंदिर पर, दुर्गा मंदिर पर, पार्वती के मंदिर पर, बजरंगबली के मंदिर पर जिस दिन होने लगेगा
रविदास कथाएं उन मंदिरों पर होने लगेंगी और हमारी रामायण, हमारी गीता, हमारी दुर्गा चालीसा जब रविदास जी के मंदिर और वाल्मीकि के मंदिर पे होने लगेंगी तो देश के अंदर उस समय संपूर्ण नई क्रांति आ जाएगी, सामाजिक समरसता का भाव बढ़ जाएगा, एक रूपता आ जाएगी, समतामूलक समाज की स्थापना। लोग सोचने लगे हैं कि जैसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कहूँ बुरा ना लगे कि छुआछूत वगैरह लेकर लोगों के माइंड में ये चीज़ें चलती थी। आपको लगता है अब समाज कहीं न कहीं इससे उभर गया है? बहुत आगे चला गया। इसकी जो जनक थी, जिन्होंने अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिकरण करके इस भाव को बढ़ाया था, समाज ने उसका तिरस्कार कर दिया है। आज वो दलित की बेटी नहीं रही है, आज वो दौलत की बेटी बन गई है। जनता जान गई है और दौलत की बेटी को तिरस्कृत कर दिया है। समाज कभी उनको माफ नहीं करेगा, किसी की। हमारे देश के आइकॉन मान्यवर काशीराम जी रहे हैं, उन्होंने उनकी योजनाओं को तिरस्कृत कर दिया है, छीन छीन कर दिया। तो देश कभी भी उस दौलत की बेटी को माफ नहीं करेगा, नोट कर लेना। वो अगर दलित की बेटी रहती, वो दलितों के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की बात करती, उनको योजनाएं देने की बात करती, उनको रोजगार देने की बात करती, उनको शिक्षित बनाने की बात करती, उस उद्देश्य में वो पूरी तरह से फेल रही है। आज हमने एक घोषणा की है कि हम श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से एक रविदास विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा देंगे। हम किसी को माने शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाकर हम अपने समाज को शिक्षित करके स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे, उसको आगे लाने का काम करें। सरकार से आग्रह करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश इस वर्ग पर ध्यान दिया जाए, उनको मोटिवेट करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे। उनके कोऑर्डिनेशन से जब ये हमारा शिक्षा का विस्तार होगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहेगा। हमारा जीवन संपूर्ण राष्ट्रता के लिए, भारत माता के लिए, और वो हमेशा रहेगा। हमने शिक्षा को लिया है, एक पॉलिसी अडॉप्ट किया, हम दुनिया के अंदर शिक्षा का विस्तार करेंगे, अपने समाज को शिक्षित बनाने का काम करेंगे। उसके लिए हमें घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़े तो हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, उनको आगे बढ़ाने का कुछ नहीं है। मैं तो अपने श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ और रविदास अखाड़े के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो जीवन मिला है, जो गुरु ने जीवन दिया है, उसको अगर हम उसके नाम पर, सनातन के नाम पर एक दूसरे के साथ खिंचाव ना करते हुए एकजुट होकर समता मूलक समाज में सनातन धर्म को मजबूत करते हुए इस अखंड भारत को हम आगे बढ़ाते हुए एक नवीन भारत के रूप में, विकसित भारत के रूप में अपनी सरकारों का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, समाज को आगे नई दिशा देने का काम करेंगे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम दो नारों को हम नहीं जानते, लेकिन मैंने एक नारे को अडॉप्ट किया कि हम शिक्षित बनेंगे, शिक्षित बनाएंगे तो वो हमारी पॉलिसी सफल होगी। और यही मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि शिक्षा के विस्तार में जो भी होगा, हमने आज घोषणा की है, अपनी सरकार से मांग करेंगे कि हम श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से रविदास जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यही मैं समझता हूं हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद श्री गुरु का होगा। तो ये थे हमारे साथ श्री रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी, जिनके ज्ञान और पॉलिटिशियन की बातें आपने सुनी। युवाओं को एक संदेश भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया। कथावाचक के साथ साथ इन्होंने अपनी जीवन शैली के बारे में बताया। आखिरी में 2 शब्द हमारे पोर्टल राजनीति.com के लिए। देखिए, राजनीतिक.com इसकी जानकारी दुष्यंत जी के द्वारा मुझे मिली थी, मैं उनको बधाई दी थी, मैंने टेलीफोन के ऊपर ही बधाई दी थी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज जो यूट्यूब चैनल है, ये समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में, राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूकता जो पैदा करता है। मैं आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ एज ए रविदास आचार्य कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ें और समाज में अपना एक नया स्थान बनाएं। मिड इंडिया मेरा अपना स्वयं का चैनल है, मैं उसमें भी थोड़ी सी रुचि देता हूँ समय समय पर, क्योंकि आपका एक
यूट्यूब चैनल में, जिसको बहुत अच्छा चैनल मानता हूँ, वो सीधे घरों पर पहुंचता है, मोबाइल के ऊपर पहुंचता है, जागरूक करता है, नया संदेश देने का काम करता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।